हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। माय नेम इज़ गौरव कुमार सैनी और आज हम बात करने वाले हैं गॉस लॉ की। हम बात करने वाले हैं आज हम एप्लीकेशन देखेंगे गॉस लॉ की, क्या क्या एप्लीकेशंस है। हमने एक एप्लीकेशन पहले देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। वो हमने देखा था कि स्पेरिकल अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड करना देखा था। उसमें हमने कंडक्टिंग स्फीयर के कारण भी देख लिया था और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर उसके कारण भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लिया था। अब हम आते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारा इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। इसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, किसी भी पॉइंट पर फाइंड करनी है। तो ये हम कैसे करते हैं, सबसे पहले गॉस लॉ लगाना हो तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, एक गॉसियन सरफेस हम बनाते हैं। तो इस केस में गॉसियन सरफेस हमारी कैसी होगी, सिलेंड्रिकल होगी। इसमें सिलेंड्रिकल सिमेट्री है हमारी, ठीक है ना। तो हमारा गॉसियन सरफेस इस तरह का बन जाएगा। ये हमारा गॉसियन सरफेस है। अब इसमें हमको जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है वो हम गॉसियन सरफेस के ऊपर ही लेते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ हमने सीख ली थी। अब यहाँ पर सिलेंडर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, सिलेंडर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी रेडियली आउटवर्ड आने वाली है। वो हम सिमेट्री से बता सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो ये हमने कहा था ना, जैसे ये हमारा मान लो इनफाइनाइट वायर है, इसके कारण हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हम कैसे करते थे कि एक छोटा सा सेगमेंट ऊपर लो, मान लो x डिस्टेंस पे हमने लिया dx का सेगमेंट, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, यहाँ पर आ जाएगी। अगर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होता तो इस डायरेक्शन में ही आ जाती। अभी हम पॉजिटिव चार्ज लेके ही चल रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही x डिस्टेंस पर अगर हम नीचे ले ले dx सेगमेंट ले ले तो उसके कारण हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आ जाती। तो इनका रिजल्टेंट हमारा क्या होता, इस डायरेक्शन में होता, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट चार्ज अगर हो, हमारा इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के हमारी परपेंडिकुलर आएगी। मतलब ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है इसके परपेंडिकुलर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर इस तरह हमारी परपेंडिकुलर आने वाली है। सिलेंड्रिकल हमारी सिमेट्री है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ये चौक ही मान लो या ये ले लो, ये हमारा सिलेंड्रिकल है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे इस तरह आएगी, ठीक है ना। सरफेस के हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। इसके बाद एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी हमारी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो एरिया वेक्टर की भी यही डायरेक्शन हो गई। तो अब हमारा इंटीग्रल ई डॉट डी ए क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ई डॉट डी ए हमारा आ जाएगा, ई डी ए कोस थीटा होता है। कोस थीटा कितना हो गया, ई और डी ए के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो कोस थीटा हमारा 0 डिग्री हो गया। तो ई डी ए कोस 0 यानी ई डी ए ही हमारा आ जाएगा। कोस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो इंटीग्रल ई डी ए हमारा आ जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी, ई की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम है, क्योंकि ये इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस देखो हर जगह आर है, तो हर जगह आर डिस्टेंस पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आने वाली है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सिलेंड्रिकल जो सरफेस हमारी कर्व सरफेस है उसके हर पॉइंट पर सेम है। तो ई हम बाहर ले सकते हैं, ई हमने बाहर ले लिया तो क्या आ गया, ई इंटीग्रल डी ए, और छोटे छोटे एरिया के सेगमेंट को ऐड करते जाए तो हमारा पूरा एरिया आ जाएगा। तो इंटीग्रल डी ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ई इंटू ए हमारा आ गया। और वो क्या होता है, इंटीग्रल ई डॉट डी ए हमारा क्या होता है, गॉस लॉ से क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। क्यू इन हमको निकालना है कि अंदर कितना चार्ज है। तो जैसे इसकी चार्ज डेंसिटी मान लो लैम्डा लेके चलते हैं, इसकी चार्ज डेंसिटी हमने लैम्डा ले ली। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ अगर लैम्डा है तो एल लेंथ का चार्ज क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल, ठीक है ना। चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, एल लेंथ का लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो ये हमारा आ गया ई इंटू ए इजिकल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ए की वैल्यू क्या होगी, ए किसका एरिया होता है, गॉसियन सरफेस का एरिया होता है। गॉसियन सरफेस का हमारा एरिया क्या होगा, सिलेंडर का एरिया क्या होता है 2 पाई आर एल, तो 2 पाई आर एल इजिकल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जैसे ये वाली अपना सरफेस के कारण तो फ्लक्स निकल जाएगा। अगर तुम ये भी बोल सकते हो कि ये वाली सरफेस का भी तो एरिया हम ले सकते हैं, तो वो वाला हमने क्यों कंसीडर नहीं करा, फ्लक्स तो इसके थ्रू भी पास होना चाहिए ना। तो इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी इस तरह है, जैसे मान लो ये कोई लाइन चार्ज है, यहाँ से जो हमारी जारी होगी, जैसे ये हमने बनाया ना, जैसे सिलेंड्रिकल इस तरह बनाया, तो लाइन चार्ज से जो लाइंस जारी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जारी होगी, वो इसी के प्लेन में है, ठीक है ना, इसी प्लेन में है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री एंगल है, ई और डी ए के बीच में 90 डिग्री एंगल है। ऐसे ही ऊपर डी ए हमारा इस तरह है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख ही चुके हैं रेडियल डायरेक्शन में होती है इस तरह, तो इसमें भी दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो इसलिए ऊपर वाला और नीचे वाला सरफेस हमने कंसिडर नहीं करा, ठीक है ना। केवल कर्व सरफेस के थ्रू हमारा फ्लक्स पास होगा, तो कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स हमारा ये आ गया, तो यहाँ से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वही हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो हमारी क्या आ रही है, एल से एल गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है के, तो ये आ जाएगा ई इजिकल टू के लैम्डा बाई आर, 2 के लैम्डा बाई आर, ठीक है ना। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ठीक है ना। इनफाइनाइट वायर के कारण हमने निकाल लिया। अब मान लो फाइनाइट वायर के कारण निकालना हो तो क्या हम गॉस लॉ उसमें अप्लाई कर सकते हैं, बताओ, कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो चलो उसको देखते हैं। जैसे ये हमारा फाइनाइट वायर है, इसके कारण जैसे मान लो यहाँ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो जैसे तुम अगर सिलेंडर बना के कर सकते हो क्या इसमें, तो देखो इसमें हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें बोला था। यहाँ गॉस लॉ हमारा एप्लीकेबल तो है, लेकिन उसको अप्लाई करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फाइंड कर सकते। क्यों नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। जैसे तुमने ये मान लो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया, ये हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हर जगह सेम नहीं है। जैसे अगर सेंटर वाले पॉइंट पर लिया, वहाँ तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आ जाएगा, क्योंकि जैसे हम ऊपर सेगमेंट लिया, यहाँ पर नीचे भी सेम डिस्टेंस पे अगर सेगमेंट ले, ठीक है ना, सेम डिस्टेंस पे ऊपर और नीचे हम इसमें सेगमेंट ले, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसके कारण यहाँ पर, इसके कारण यहाँ पर, तो इसमें तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर वाले ये वाले सेगमेंट है ये वाले कैंसिल होके नेट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, सेंटर में तो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन तुम थोड़ा सा ऊपर और नीचे चले गए, जैसे तुम थोड़ा सा ऊपर और नीचे चले गए सेंटर वाले पॉइंट पर तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन तुम किसी और पॉइंट पर फाइंड करना चाहो, तो जैसे मैं ऐसे करता हूँ, इसको इस तरह मैंने बना लिया। अब जैसे ये लेंथ मान लो x है या y मान लो, ये लेंथ हमारी y है, अगर मैं y डिस्टेंस और नीचे ले लेता हूँ, तो ये वाला जो पोर्शन आ रहा है ना, इस वाले पोर्शन के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ जाएगी। मतलब तुम यहाँ से ऊपर जितना डिस्टेंस पे सेगमेंट लोगे उतना डिस्टेंस पे नीचे सेगमेंट लेके कैंसिल हो जाएगा। ये वाले जो पैरेलल वाले कंपोनेंट है वो इस केस में कैंसिल हम कर सकते हैं, लेकिन इतना पोर्शन का तो हमारा ये आ गया, लेकिन जो ये वाला पोर्शन हमारा बच गया, इस पोर्शन के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इसका कारण तो ये ऊपर वाला कंपोनेंट हमारा आएगा ना।
तो इस कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये एक पोर्शन हमारा बच गया। इसके कारण जैसे कोई भी सेगमेंट लो, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है थोड़ी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब इसका परपेंड ये वाला कंपोनेंट भी आएगा। दो कंपोनेंट तुम करोगे तो इसका ये वाले कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए कुछ है ही नहीं। यहाँ ऊपर हमारा और होता तब तो हम इधर कंपोनेंट लेके ये वाला कैंसिल कर सकते थे, लेकिन अभी हमारा कैंसिल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर चेंज होती जाएगी। और हमारी सिमेट्री है ही नहीं। सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि हर पॉइंट एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये पॉइंट अलग है, यहाँ पर देखो कुछ चार्ज पास है, कुछ चार्ज दूर है, तो ये वाला पॉइंट हमारा अलग हो गया। वहाँ तो इनफाइनाइट था ना, तो इनफाइनाइट यानी ये भी बहुत दूर तक जा रहा है, ये भी बहुत दूर तक जा रहा है, तो हर पॉइंट एक जैसे थे। किसी भी पॉइंट से देखे तो ऊपर भी काफ़ी दूर, नीचे भी काफ़ी दूर, ऐसा था। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट पास है, एक पॉइंट दूर है, तो हमारा सिमेट्री है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए गॉसियन लॉ इस केस में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड नहीं कर सकते इस केस में, ठीक है ना। तो आगे हम चलते हैं, अब सिलेंडर की बात करते हैं। अब हम सिलेंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फाइंड करते हैं। ये हमारा सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें हमारे 3 केस रहेंगे। एक तो हमें अंदर बताना है, सरफेस पे बताना है, और बाहर बताना है। ये ले लेते हैं हम, होलो सिलेंडर लेते हैं पहले, ठीक है ना। होलो सिलेंडर, या अगर सॉलिड हो तो फिर कंडक्टिंग होना चाहिए, कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर। ये बताया था ना, कंडक्टर में चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता अंदर मटेरियल हो या नहीं हो, हमारे लिए वो होलो ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसके कारण जैसे पहले हम अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। ये जैसे इसका एक्सिस है, इसके कारण हमको सेंटर से r डिस्टेंस पे अगर फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो वो हमारी कितनी होगी ये बताना है। इसमें दे रखा है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखा है, और हमको रेडियस कैपिटल R गिवन है। ये सिलेंडर का हमको पैरामीटर्स दे रखे हैं। अब हमें निकालना है कि r डिस्टेंस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो गॉसियन सरफेस हमारी कैसी बना लेंगे, सिलेंड्रिकल ही बन जाएगी। इस केस में भी सिलेंड्रिकल सिमेट्री है हमारे पास, तो ये हमने बना लिया। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी आनी चाहिए, रेडियल डायरेक्शन में आनी चाहिए, ये हम देख चुके हैं, ठीक है ना। लीनियर की तरह ही है ये, ठीक है ना। वहाँ भी हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ली थी और बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी सरफेस के परपेंडिकुलर आएगी। एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में आता है, एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर ही आने वाला है। तो इंटीग्रल ई डॉट डी हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ई डॉट डी हमारा हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा। कोस थीटा हमारा कितना है, 0 डिग्री है, ई और डी ए के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो ये इंटीग्रल ई डी ए ही आ जाएगा। और इंटीग्रल ई डी ए क्या होता है, इसमें ई सब जगह सेम है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा लॉन्ग सिलेंडर है, इनफाइनाइट सिलेंडर है, तो सारे पॉइंट इक्विवेलेंट है, तो सभी पॉइंटों पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो ई हमारा बाहर आ जाएगा, तो इससे क्या बन गया, ई इंटू ए हमारा बन गया, ठीक है ना। इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट होना चाहिए, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट। क्यू इन हमारा कितना है, ये जो अंदर हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया, इसके अंदर कितना चार्ज है। अभी हमने क्या बोला है, चार्ज हमारा कहाँ पर है, होलो हमारा सिलेंडर है, चार्ज हमारा सिलेंडर की सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसलिए अंदर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। सारा चार्ज तो हमारा सरफेस के ऊपर है, अंदर तो कोई चार्ज नहीं है ना, तो हमारा क्यू इन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्यू इन हमारा 0 है, तो इसलिए ई इंटू ए हमारा 0 आ गया। अब एरिया तो 0 है नहीं, तो इसलिए ई हमारा 0 होगा, तो ई इन हमारा 0 होता है, ठीक है ना।
इसमें ई इन हमारा 0 हो गया। अब ई आउट देखते हैं। अगर बाहर वाले पॉइंट पर हमको निकालना हो तब भी हमारा गॉसियन सरफेस कैसा होगा, सिलेंड्रिकल ही लेना पड़ेगा। इस बार हमें बड़ा सिलेंडर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो गॉसियन सरफेस बनाते हैं। इस तरह हमको गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा और इसके ऊपर ये पॉइंट हमारा आ जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे इस तरह रहेगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सरफेस के हमारे परपेंडिकुलर रहने वाली है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस तरह होगी। एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो डी ए वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो ई और डी ए हमारा सेम डायरेक्शन में ही है इस बार भी। तो इंटीग्रल ई डी ए क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ई डी ए कोस थीटा। तो कोस थीटा हमारा कितना है, 0 डिग्री। तो ई डॉट डी ए हमारा ये हो जाएगा। तो वो फाइनली ई इंटू ए ही आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही ये कराए वैसे ही सेम ये हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया ई इंटू ए, और वो क्या होता है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन में कौन सा चार्ज है, जो हमारा अंदर आ रहा है, गॉसियन सरफेस के अंदर कौन सा चार्ज आ रहा है। देखो सिलेंडर का जो ये पोर्शन आ रहा है ना, गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, ये पूरा एक हमारा सिलेंडर बन रहा है, ठीक है ना। ये पूरा एक सिलेंडर बन रहा है, और ये सिलेंडर के अंदर जितना चार्ज है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा क्यू इन है। ये सिलेंड्रिकल सरफेस पे जो चार्ज है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको दिया हुआ है सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया पे चार्ज कितना है, सिग्मा। तो हमारा एरिया कितना है, इसका एरिया होता है 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। कैपिटल आर हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसी का एरिया लेना है, जो हमारा सिलेंडर गिवन है उसी का एरिया लेना है। और यहाँ पर ई इंटू ए में कौन सा एरिया आता है, इंटीग्रल ई डॉट डी ए में हमारा गॉसियन सरफेस का एरिया आता है, ठीक है ना। यहाँ का एरिया हमारा ये बाहर वाली सरफेस का एरिया होगा, और क्यू इन में चार्ज हमारा केवल इसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है ना, तो इसका एरिया आएगा उसमें, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं ई इंटू बाहर वाले का एरिया 2 पाई, स्मॉल आर डिस्टेंस पे हम निकाल रहे हैं, स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। तो ई इंटू 2 पाई आर एल इजिकल टू सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल आर एल। तो हमारा 2 पाई कट जाएगा, तो हमारा क्या आ गया बताओ, ई इजिकल टू सिग्मा, एल भी कट गया, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, और अपॉन एप्सिलॉन नोट भी आता है, अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है ना। क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट होता है ना, तो अपॉन में एप्सिलॉन नोट भी आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया ई आउट, ठीक है ना। होलो सिलेंडर के कारण हम निकाल रहे हैं, होलो सिलेंडर के कारण ये हमारा ई आउट आ गया। अगर तुम्हें सरफेस पे निकालना हो कि हमारा जो ये सरफेस है, होलो हमारा जो सिलेंडर है, इसकी सरफेस पे कितना होगा, तो सरफेस पे स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर के बराबर ही हो जाएगी। गॉसियन सरफेस तब हम यही ले सकते हैं, क्योंकि हमको सरफेस पे निकालना है ना, तो सरफेस के सिलेंडर की रेडियस के बराबर ही हमको गॉसियन सरफेस लेनी पड़ेगी। तो ई सरफेस कितना हो जाएगा, ई सरफेस हो जाएगा हमारा, वहाँ पर स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल हो जाएंगे, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। कोई भी हम कंडक्टर के कारण निकालेंगे तो हमारा ये आता है, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है ना। कोई भी कंडक्टिंग सरफेस हो, उसके सरफेस के हम सरफेस के ऊपर निकालो या सरफेस के बिल्कुल पास निकालते हैं, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट हमारा आंसर आता है, ठीक है ना। तो अब सॉलिड सिलेंडर पे आते हैं। ठीक है ना, सॉलिड सिलेंडर है ये। अब जैसे यही कर लेते हैं, पहले आउट वाला ही हम कर लेते हैं। ये हमारा डायग्राम बना हुआ ही है, तो इसमें देखो अब हमारा सॉलिड सिलेंडर है, तो तुम्हें क्या गिवन होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन होगी, क्योंकि पूरे वॉल्यूम में ही चार्ज हमारा फिल है, ठीक है ना।
तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तुमको गिवन होगी और ये कंडक्टिंग के बजाय तुमको दिया होगा नॉन कंडक्टिंग, ठीक है ना, नॉन कंडक्टिंग, और ये होलो के बजाय सॉलिड, या तो सॉलिड सिलेंडर या नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर, मतलब सॉलिड सिलेंडर ही होगा, वो नॉन कंडक्टिंग होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आ जाएगा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर, क्योंकि कंडक्टिंग अगर हुआ तो वो तो हमारा होलो की तरह ही ट्रीट करेंगे उसको। तो हमारा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर का देखते हैं, चार्ज डेंसिटी रो, रेडियस कैपिटल आर, स्मॉल आर पे ही हमको फाइंड करना है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यूजिंग गॉस लॉ। तो इसमें हमारा देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ई डॉट डी ए देखना है सबसे पहले। तो वो तो हम बाई सिमेट्री कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी सरफेस के परपेंडिकुलर ही होने वाली है, ठीक है ना, और हमारा एरिया वेक्टर भी यहाँ पर है, तो ये हमारा इंटीग्रल ई डी ए भी ई इंटू ए ही आ जाएगा इस बार भी, ठीक है ना, ये हम कर चुके हैं कई बार। और हमारा अब क्यू इन हमको लिखना है, तो क्यू इन हमारा क्या आएगा बताओ, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम तो हमको दिया हुआ है रो, पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज हमारा रो है, तो इस वॉल्यूम में चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज इसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है ना हमारा, जो तुमको ब्लू कलर में दिख रहा है, तो हमारा चार्ज कितना हो जाएगा, रो इंटू सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल इसकी लेंथ ले लो, ठीक है ना, ये हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया, इसकी लेंथ एल है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए हमको क्या लिखना है, एरिया हमारा गॉसियन सरफेस का एरिया होता है, तो इसका एरिया क्या है 2 पाई आर एल, तो ई इंटू 2 पाई स्मॉल आर आएगा इस बार, क्योंकि गॉसियन सरफेस हमारी स्मॉल आर रेडियस की है, इज इक्वल टू रो इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल, एल से एल गया, पाई से पाई गया, तो ई हमारा आ गया, और अपॉन एप्सिलॉन नोट भी है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट, ये तो क्या है क्यू इन, तो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट ये आ गया, तो हमारा आ गया रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट स्मॉल आर, ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ गया ई आउट। तो आउटसाइड द सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर तो हमारा ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सरफेस पे देखना हो तो क्या हो जाएगा, सरफेस पे कैपिटल आर और स्मॉल आर हमारा इक्वल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, रो कैपिटल आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट आ जाएगा, ठीक है ना, ये एक स्मॉल आर हमारा किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर, तो एक आर कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ई सरफेस का। अब ई इन हमको देखना है, तो ई इन के लिए नया डायग्राम बनाते हैं, इसको भी मिटा लेते हैं। तो देखो ये हमारा डायग्राम है, अब हमें एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पे फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक है ना, यहाँ हमको फाइंड करनी है, तो जिस पॉइंट पे फाइंड करनी है उसको गॉसियन सरफेस के ऊपर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस बार भी हम सिमेट्री से कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर ही हमारी आने वाली है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस तरह हो जाएगी हर पॉइंट पे। और हमारा एरिया वेक्टर कैसा है, एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ई और ए के बीच में इस बार भी 0 डिग्री एंगल है, इस बार भी सब सेम ही होने वाला है, तो इंटीग्रल ई डॉट डी हमारा क्या आ जाएगा, इस बार भी ई इंटू ए ही आ जाएगा, जैसे पहले किया था वैसे ही सेम करना है। और हमारा ये क्या होता है, इंटीग्रल ई डॉट डी है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट। अब हमें क्यू इन लिखना है कि क्यू इन हमारा क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो गिवन है हमको, रेडियस कैपिटल आर गिवन है, और हमने गॉसियन सरफेस एल लेंथ के लिए, ठीक है ना। तो हमारा
क्यू इन क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम तो हमारा क्या है, रो, ठीक है ना, पर यूनिट वॉल्यूम का चार्ज आ गया। तो इसका वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई, अब इस बार ये एरिया लेना है हमको, क्योंकि इसी के अंदर वाला चार्ज हमको लेना पड़ेगा, इसके अंदर वाला, ठीक है ना, क्योंकि बाहर वाला चार्ज तो गॉसियन सरफेस के बाहर है, केवल इसी का हमको वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो वो हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा इस बार, इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर एरिया भी हम किसका लेते हैं, गॉसियन सरफेस का लेते हैं। तो ई इंटू 2 पाई स्मॉल आर एल। तो ये हमारा एल से एल गया, पाई से पाई गया, तो ई हमारा आ गया, एक आर से एक आर जाएगा, ई आ गया रो स्मॉल आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ये ई इन है हमारा। तो इस तरह हमको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कर लोगे ना इस तरह सवाल। तो अब आगे एक दो चीज़ें और देखते हैं हम, प्लेनर सरफेस के कारण देखते हैं, ठीक है ना। कोई भी सीट लाइक ऑब्जेक्ट है, उसके कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो प्लेन सीट, ठीक है ना, इसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। ये हमारी एक सीट है, इनफाइनाइट सीट है ये, और इसके ऊपर चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ले लेते हैं सिग्मा, ठीक है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी हुई है, तो हमें इससे जैसे मान लो आर डिस्टेंस पे फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यह हमको निकालना है। तो प्लेन सीट के कारण कैसी गॉसियन सरफेस लेंगे, या तो तुम क्यूबिकल ले सकते हो या सिलेंड्रिकल ले सकते हो, ठीक है ना, दोनों से हो जाएगा। तो मैं सिलेंड्रिकल लेके कर रहा हूँ। तो जैसे ये हमने गॉसियन सरफेस ली, इस तरह हो जाएगा, तो इस तरह हम ले सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, पहली बात तो प्लेन सीट के कारण, प्लेन सीट के कारण भी जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर ही हमारी डायरेक्शन आएगी, ठीक है ना। कोई कंपोनेंट तो होगा नहीं, क्योंकि जितना फोर्स, जितना हम सेगमेंट ऊपर ले सकते हैं उतनी हाइट नीचे भी ले सकते हैं, तो हमारा नेट इधर ही आने वाला है, ठीक है ना। सरफेस के परपेंडिकुलर ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। बाई सिमेट्री हम ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। इस साइड क्या कैसे आएगी, इस साइड इस तरफ आएगी, ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव के कारण अवे फ्रॉम द सरफेस होगी। तो इस साइड इस तरफ, इस साइड इस तरफ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ई हो गई। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ पर होगी, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये वाले फेस के कारण एरिया वेक्टर हमारा इसी डायरेक्शन में आने वाला है। तो इस बार भी ई और डी ए के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री एंगल है, तो इस बार भी ई इंटू ए ही आने वाला है वो, ठीक है ना। और ये कर्व सरफेस की बात करें तो कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर किधर है, एरिया वेक्टर यहाँ पर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इधर है, तो इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इस वाले एरिया के कारण कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा, क्योंकि ई और ए के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ई डी ए कोस 90 हो जाएगा, कोस 90 हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो हमारा जो भी फ्लक्स पास होगा वो इससे पास हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे सीधी सीधी जा रही है ना, तो ऐसे तो क्रॉस कर ही नहीं रही, तो इसलिए कोई फ्लक्स पास नहीं होगा कर्व सरफेस एरिया से। तो केवल हमें ये वाला एरिया कंसीडर करना है। तो लिख लो इसको, इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ई डॉट डी ए क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ई और डी ए के बीच में 0 डिग्री एंगल है, तो इसलिए इस बार भी क्या आ जाएगा, ई इंटू ए ही आ जाएगा, और ई का मैग्नीट्यूड भी सब जगह सेम है, तो इसलिए ये फाइनली ये आ जाएगा ई इंटू ए इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इन हमारा क्या होगा, चार्ज देखो कहाँ पर है, डिस्ट्रीब्यूट है, पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है ना,
तो सरफेस में गॉसियन सरफेस के अंदर तो ये वाला हमारा आ रहा है, ठीक है ना, ये एरिया आ रहा है, पूरी सीट का ये पोर्शन हमारा गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, क्यू इन हमारा क्या हो जाएगा, ई चार्ज पर यूनिट एरिया तो हमको सिग्मा गिवन है, तो सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है ना। एरिया हमारा क्या है, इसका एरिया है, और वो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगर आर रेडियस का हमने गॉसियन सरफेस लिया है तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, या ये ही रहने दो, क्योंकि ये एरिया और ये एरिया सेम है ना, तो वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी गॉसियन सरफेस का जो एरिया है, ठीक है ना, गॉसियन सरफेस का एरिया और ये अंदर वाला जो हमारा यहाँ पर एरिया लिया है, दोनों सेम है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और अपॉन एप्सिलॉन नोट भी है, तो सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो हमारा ए कैंसिल हो गया, और यहाँ पर तो एक आ गया, ये तो ई इंटू ए इस साइड का ले लिया, और ई इंटू ए इस साइड भी आ रहा है। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये वाली फेस के कारण तो फ्लक्स किया आ गया ई इंटू ए, और इस वाली फेस के कारण कितना फ्लक्स हो गया, ई इंटू ए एक्स्ट्रा और आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारा 2E हो गया, ये 2E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, तो E हमारा क्या आ गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट आ जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा आ जाएगा। अब अगर हम कंडक्टिंग प्लेट देखें तो उसके कारण हमें फाइंड करना है कि जैसे एक मान लो छोटी सी टी थिकनेस की हमारी एक प्लेट है, और इनफाइनाइट हमारी प्लेट है ये, इसके कारण हमको फाइंड करना है, किसी भी पॉइंट पे हमको फ्लक्स फाइंड करना है। तो इस बार भी हम वही करने वाले हैं, जैसे इसी में बना देता हूँ मैं, ठीक है ना, इसी में डायग्राम बना देता हूँ। तो ये हमारा डायग्राम है, ठीक है ना, इस तरह ये कंडक्टिंग प्लेट है, ये कंडक्टिंग प्लेट। अब कंडक्टर की हमारी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज हमारा सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट रहता है, कंडक्टर के अंदर हमारा चार्ज 0 होता है, ठीक है ना। तो जैसे मैं मान लो केवल इतना गॉसियन सरफेस लेता हूँ कि मतलब जो दूसरा हमारा पोर्शन आ रहा है ये सिलेंडर का, ये अंदर आ रहा है, ठीक है ना, ये तो बाहर आ रहा है, ये अंदर आ रहा है, ये गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 होगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो हमारा ये वाले सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ पर क्या है, ई है हमारा, बाई सिमेट्री हम बोल सकते हैं, ये ई है हमारा। तो यहाँ पर देखो गॉसियन लॉ लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा, इंटीग्रल ई डॉट डी ए इजिकल टू क्या होता है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट होता है। तो इंटीग्रल ई डॉट डी ए बताओ यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ तो ई और डी ए के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो ई डी ए कोस 0 हो जाएगा, ई डी ए हो जाएगा फिर वो, ठीक है ना, कोस 0 1 होता है। ई हमारा बाहर भी आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, और इंटीग्रल डी ए हमारा क्या होता है, एरिया, ठीक है ना, ये वाला एरिया आ गया। तो ये तो हमारा ई इंटू ए आ गया। पहले तो क्या कर रहे थे, ये वाला एरिया भी हम ले रहे थे ना, उसमें ई इंटू ए एक्स्ट्रा ऐड हो रहा था, लेकिन ये वाला एरिया तो 0 है, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, तो ई इंटू ए हमारा 0 हो जाएगा इस वाले के लिए। तो इस वाले के कारण तो जैसे ये फर्स्ट है, फर्स्ट के कारण तो ये हो गया ई इंटू ए, और ये सेकंड जो सरफेस है हमारी, सेकंड जो सरफेस है उसके कारण 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो ई इंटू ए हमारा 0 हो गया, इजिकल टू क्यू इन क्या है हमारा, क्यू इन तो हमारा यहाँ पर ये कट करेगा, इतना ही पोर्शन हमारा कट करने वाला है, सरफेस को तो कट करके अंदर जाएगा ना, तो सरफेस पे वही एरिया कट कर रहा है, तो वही ए एरिया हमारा सरफेस पे कट कर रहा है, तो सिग्मा ए हमारा चार्ज हो जाएगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो ए से ए कट जाएगा,
तो E इजिकल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट आएगा इस बार। पहले क्या आ रहा था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट आ रहा था, अब आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। ये देखते हैं, जैसे एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। तो एक एग्जांपल हमारा ये है, ये हमारा होलो स्फीयर है, इसके सेंटर पे हमने रखा क्यू चार्ज रखा। तो ये बताना है कि क्यू चार्ज के कारण कितना फ्लक्स इससे पास होगा, ठीक है ना, ये हमको करना है। तो हमारा क्या आ जाएगा बताओ। जैसे मान लो ये पूरा स्फीयर होता, अगर ये पूरा स्फीयर कंप्लीट होता तो क्लोज सरफेस के अंदर अगर क्यू चार्ज है तो उसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, गॉस लॉ लगा सकते हैं। गॉस लॉ से हमारा फ्लक्स क्या होता है, इंटीग्रल ई डॉट डी ए इजिकल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट होता है, ठीक है ना। क्यू इन क्या हो जाता, अंदर पूरा चार्ज क्या है, क्यू है, तो क्यू हो जाता, तो फ्लक्स हमारा क्या हो जाता, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट हो जाता। अगर ये पूरा स्फीयर होता, लेकिन अभी आधा स्फीयर है, तो इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जाती है पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो इसमें देखो ध्यान से देखोगे तो जितनी लाइन्स ऊपर जाएगी उतनी लाइन्स नीचे आएगी, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना, तो जितनी लाइन्स ऊपर जाने वाली है उतनी लाइन्स नीचे आने वाली है। तो इसलिए आधा फ्लक्स ऊपर से पास हो रहा है, आधा नीचे से पास हो रहा है। तो हेमीस्फीयर से कितना फ्लक्स पास होगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नोट पास हो जाएगा, ठीक है ना। आधा फ्लक्स पास होगा जितना ये पूरे से पास हो रहा है, ठीक है ना। ये हो गया। अब एक सवाल और करते हैं लास्ट। ये हमारा एक क्यूब है, इसके यहाँ पर हमने एक चार्ज रखा है प्लस क्यू। अब तुम्हें बताना है कि इस क्यूब के कारण कितना फ्लक्स इस क्यूब से पास होगा, ठीक है ना, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, ये तुम्हें फाइंड करना है। तो इसमें कैसे करेंगे, जैसे अभी हमने ये करा था ना, हेमीस्फीयर था, ये हमने यहाँ पर रखा हुआ था, तो इसके कारण फ्लक्स निकालना था, तो हमने क्या करा था, एक सिमेट्रिकल सरफेस बनाया था कि पूरा सरफेस है वो सिमेट्रिकल है, तो जितना ऊपर पास हो रहा था उतना नीचे पास हो रहा था, ऐसे बोल दिया था। तो अभी भी ऐसा कुछ बनाओ कि पूरा सिमेट्रिकल सरफेस बन जाए और क्यूब हमारा सेंटर पे आ जाए। तो देखो यहाँ पर क्यूब दे रखा है ना, तो क्यूब का ही हम कॉम्बिनेशन से बनाते हैं कि सिमेट्रिकली इसको सेंटर पे लाते हैं। तो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरह बनाने पड़ेंगे क्यूब, ठीक है ना। तो इस तरह जैसे क्यूब बनाए, तो इधर हो गया, ऐसे ही इस साइड बना लो, ठीक है ना, ये हो गया। तो ऐसे बन जाएगा हमारा। अब समझ में आ रहा है ना, ये देखो ये इस तरह बन रहा है हमारा। तो ये चार होके देखो सेंटर में आ गया। जैसे मैं टॉप व्यू दिखा देता हूँ, ये हमारा जैसे चार है, चार क्यूब है ये, ठीक है ना। टॉप व्यू हम देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। ये चार हमारे बॉक्स है, चार बॉक्स रखे हुए हैं, उनके सेंटर पे ये आ रहा है, ठीक है ना। ये चारों के सेंटर पे ये आ रहा है। तो मतलब नीचे तो हमारा आ गया, मतलब साइड में तो इधर इधर जितना है उधर उतना उधर है, ऊपर जितना है उतना नीचे है, ये आ गया। अब बॉक्स के ऊपर अभी बॉक्स रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे ये बॉक्स प्लेन है, यहाँ पर हमने सेंटर पे ला दिया, तो इसके ऊपर भी रखना पड़ेगा ना, तभी ये बिल्कुल सिमेट्रिकल बनेगा। तो चार बॉक्स तो यहाँ पर रखे हुए हैं, ऐसे ही चार बॉक्स ऊपर रखने पड़ेंगे, तो ये 8 बॉक्स के सेंटर पे आ जाएगा। तो हमारा क्यूबिकल बॉक्स के सेंटर पे हो गया। क्यूबिकल बॉक्स की साइड क्या होगी, साइड हमारी हो जाएगी, इतनी साइड होगी, ये जो लेंथ है 2L, इतनी लेंथ का हमारा ये क्यूब होगा, ठीक है ना। तो 2L लेंथ के क्यूब के सेंटर पे ये रखा हुआ है, तो हमारा फ्लक्स थ्रू द क्यूब निकालना है।
तो देखो अगर पूरा क्यूब है, 12 लेंथ का पूरा क्यूब है, क्यूब के सेंटर पे हमने चार्ज रख दिया, तो चार्ज एनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट। क्यू इन हमारा क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। अगर हमने पूरा इसको सेंटर पे ही ले लिया तो क्यू हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। अब तुम्हें देखना है फाई डैश हमारा क्या होगा, जो हमको फाइंड करना है। हमको केवल एक क्यूब से फाइंड करना है। अभी कितने क्यूब है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से सेम पास होगा, पूरा सिमेट्रिकल है ना, एक से जितना जाएगा उतना ही दूसरे से जाएगा, तो 8 से बराबर जाना चाहिए। तो नेट हमारा क्या आ जाएगा, 8 एप्सिलॉन नोट, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नोट, क्योंकि सभी 8 क्यूब से सेम हमारा फ्लक्स पास होगा, तो एक से कितना हो जाएगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नोट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ना सभी लोगों को। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। ठीक है ना, थैंक यू सो मच।